साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ जारी हो गया है 16 जुलाई को, जो आप लोग भली भांति इससे गुजर गए होंगे। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो उदास हो गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप लोग को प्रिपरेशन हमेशा जारी रखना है और सीबीटी 2 में लग जाना है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन का ये है चैनल है। नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आपका रिजल्ट भी बन सकता है, लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि किस जोन में कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अप्लाई किए हैं और कितना वहाँ पे सीट है। इसलिए अभी इतना जल्दी निर्णय ले लेना कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा और अब हम रन छोड़ देते हैं, यानी प्रिपरेशन से भाग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आराम से प्रिपरेशन करते रहिए। प्रिपरेशन एक दिन का मैराथन नहीं है, आपको इसमें कंटिन्यू मेहनत करनी होगी, आपको कंटिन्यू इस पर काम करना होगा। हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो इस कड़ी में आज से हमारा ये उद्देश्य है कि हम सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करें। तो इस कड़ी में आज मैं सीबीटी 2 के लिए जो भी इन एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक है, उससे मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ली हूँ और इस सिलेक्टेड क्वेश्चन को एक सेट के तौर पे अब हम लोग कंप्लीट करेंगे, तब तक जब तक हमारा सीबीटी 1 का रिजल्ट ना आ जाए। तो आइए आज सेट 1 का शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देश के किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है। देखिए अभी 2011 का ही जो सेंसस है उस पे ही कम हो रही है, क्योंकि 2021 का सेंसस अभी नहीं आया है, उसका रिपोर्ट नहीं आई है, तो आपको 2011 का ही देना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, देश के किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है। ऑप्शन देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार। तो यह 2011 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, तो इसका आंसर आप हरियाणा लगाइए। और वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है। राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा जो 877 का है, उसके पश्चात जम्मू एवं कश्मीर 833, सिक्किम 889 तथा पंजाब 893 का स्थान आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आगत और विकिरण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है आपतन, बी है अपवर्तन, सी है विकिरण और डी है परावर्तन। तो इसका आंसर है सी, विकिरण, यानी सूर्य, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, विकिरण। तो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश को विकिरण कहते हैं, यह लघु तरंग के रूप में आता है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन है शिमला, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इसका आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, चंडीगढ़। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा वलित पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन देखिए, हिमालय, बी में है अरावली, सी में है सतपुरा और डी में है नीलगिरी। तो इसका आंसर है ए, यानी हिमालय। कौन सा वलित पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो यह हिमालय है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, बी में है नंदा देवी, सी में है माउंट गॉडविल ऑस्टिन और डी में है दोदा बेटा। तो इसका आंसर है माउंट गॉडविल ऑस्टिन, इसका ऑप्शन नंबर सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, इसे माउंट K2 भी कहते हैं और यह काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानचित्र में समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन को देखते हैं, आइसोथर्म, बी में है आइसोबार,
सी में है आइसोलेट और डी में है आइसोहाइलाइन। तो इसका आंसर है आइसोथर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। मानचित्र में समान तापमान वाली जगहों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं और इस चीज़ को आप लोग भली भांति जानते होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश इनमें से कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, बी में सारनाथ है, सी में सांची है और डी में गया है। तो इसका कोड है तो इसका आंसर सारनाथ हो जाएगा, क्योंकि सारनाथ का ऋषिपत्तनम में दिया था, अगर डिटेल में जाइएगा तो। और बौद्ध संहिता की जहाँ तक बात है तो बौद्ध संहिता कुल हुआ था, इसका कोड है रावई पाकू। अगर आप चाहें तो रावई से मतलब है रा से राजगृह, वई से वैशाली, प से पाटलिपुत्र और क से कुंडग्राम कुंडलवन। तो ये बौद्ध संहिता 4 बौद्ध संहिता हुई थी, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। और उसका जो शासनकाल था किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका कोड है अकाअक, यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और अध्यक्ष की जहाँ तक बात होती है तो महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्तीस और वसुमित्र या अश्वघोष। तो इस प्रकार इसका आंसर आप बी हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता को इनमें किसमें विशिष्टता हासिल हुई? ऑप्शन देख लीजिए, शिल्पकारिता, बी में है स्थापत्य, सी में है नगर योजना और डी में है शाही सरकार। तो इसका आंसर सी है, नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका आंसर आप सी लगाइए, सी है नगर योजना। यानी सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। इनमें नगर योजना सफलता समरूपता लिए हुए थी। सड़कों एवं मकानों का नियोजन समकोणिक तथा एक कतार में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1828 में किसने ब्रह्म समाज की शुरुआत की, जिसने मूर्ति पूजा, जाति भेद और कई अन्य निराधार कर्मकांडों को घोषित किया? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जस्टिन रनाडे, बी में है दादाबाई नौरोजी, सी में है राजा राम मोहन राय और डी में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका आंसर आप सी हो जाएगा। भली भांति आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्म समाज की शुरुआत की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी और उन्होंने जाति पाति, मूर्ति पूजा तथा अन्य कई सामाजिक कुरीतियों का जमकर विरोध किया। उन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिपिटक इनमें से किसके पवित्र ग्रंथ है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है जैन, बी में है बौद्ध, सी में है हिंदू और डी में है मुस्लिम। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित रखता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है और शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक, इन तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी में है शेरशाह सूरी, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक और डी में है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक है, जिन्होंने तांबे का मुद्रा को प्रचलन में लाया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। और तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। इसे सांकेतिक मुद्रा का नाम दिया गया था, जो चांदी एवं सोने के स्थान पर तांबे एवं कांसे के रूप में जारी किए गए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी के नाम से भी जानते हैं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल बादशाह भी कहते हैं, इसको रक्त पिपासु भी कहते हैं, सनकी भी कहते हैं। और इन्होंने ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, जिसमें तांबे का प्रयोग था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस शासक ने खड़ी सेना यानी स्टैंडिंग आर्मी की शुरुआत की थी? ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है शेरशाह, बी में अकबर, सी औरंगजेब, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। और
दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम खरी सेना यानी स्टैंडिंग आर्मी की स्थापना की थी। वह इस सेना को नगद वेतन भी देता था। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो घोड़ा दागने की पद्धति का भी शुरुआत किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इब्राहिम लोदी, बी में है हेमू, सी में है शेरशाह और डी में है शिवाजी। तो इसका आंसर है हेमू। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर हेमू। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने घोषणा की स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? आपको इस क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा कि किनके बारे में कहा जा रहा है। तो यह ऑप्शन को पहले देखते हैं। ए में है महात्मा गांधी, बी में है लाला लाजपत राय और सी में है सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। यानी इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक है, जो गरम दल के नेता थे। और आज संयोग से गणेश चतुर्थी भी है, तो महाराष्ट्र में इन्होंने ही गणेश चतुर्थी की शुरुआत किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने ही कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राजवंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गुलाम वंश, बी खिलजी, सी तुगलक, डी लोदी। तो इसका आंसर है ए, यानी गुलाम वंश को ही ममलुक वंश भी कहते हैं। और गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहते हैं क्योंकि इस वंश के शासक ममलुक वंश से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी वंश की नींव रखी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि का नाम क्या था? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बाणभट्ट, बी में है अबुल फजल, सी में फिरदौसी और डी में कालिदास। तो इसका आंसर है अबुल फजल। और अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। आइए देखते हैं। अकबर का दरबारी कवि अबुल फजल था। उसने अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो 3 जिल्दों से विभाजित है। इसकी तीसरी जिल्द को आईने अकबरी कहा जाता है। यह अकबर के शासन प्रबंध एवं नीतियों का विस्तृत विवरण देती है। तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, शिवाजी के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष शुरू हुआ था? यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुआ था? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1940, बी में है 1942, सी में है 1945 और डी में है 1947। तो इसका आंसर है 1942, यानी 1942। और क्रिप्स मिशन की भी शुरुआत 1942 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू हुआ। इसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा देश यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन देखिए। ए में है फ्रांस, बी में चीन, सी यूएसए, डी इटली। तो इसका आंसर है इटली। ऑप्शन नंबर डी जो है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में 5 अस्थायी सदस्य हैं। इन सदस्यों में रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए शामिल है। इटली इसका सदस्य नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO
का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए। ए में है न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी रोम और डी पेरिस। इसका आंसर है बी जिनेवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ONGC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी इसका ऑप्शन देखिए, सुबीर रहा, बी में है सुधीर वासुदेवा, सी में दिनेश कुमार सर्राफ और डी में सुब्बाराव। साथियों, यह क्वेश्चन उस वक्त का था तो इस वजह से इसमें ऑप्शन उस वक्त का ही दिया गया है, लेकिन अभी इसका जो चेयरमैन है वो है सुभाष कुमार। अभी है सुभाष कुमार, तो इसको आप सुभाष कुमार याद रखेंगे, क्योंकि ये उस वक्त का क्वेश्चन सेट किया गया था। मैंने बताया कि ये क्वेश्चन बैंक है और एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका ही ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ताकि आपका CBT 2 में कोई भी क्वेश्चन जीके जीएस एक ऐसा चीज़ है कि यही बार बार रिपीट होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयां 4:25 सायं समय दर्शाती है। एक समतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब में क्या नजर आएगा? तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण डैश के शासन में किया गया था? इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए शाहजहां, बी शेरशाह, सी अकबर और डी है जहांगीर। तो इसका आंसर ए है शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के शाहजहां के शासनकाल में ही दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र में CAD का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए है कन्वर्टिबल अकाउंट डिफिसिट, बी है करेंट अकाउंट डिफिसिट, सी है करेंट अकाउंट डिपॉजिट, डी है कन्वर्टिबल अकाउंट डिपॉजिट। तो इसका आंसर है बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है करेंट अकाउंट डिफिसिट। और अर्थशास्त्र में CAD का तात्पर्य करेंट अकाउंट डिफिसिट से है। इसे चालू खाता भी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट बंधु इनमें से किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ए है स्टीम इंजन, बी है सबमेरीन, सी है एयरक्राफ्ट और डी है स्पेस रॉकेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी एयरक्राफ्ट। राइट बंधु एयरक्राफ्ट यानी वायुयान के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सी एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी ओडिसी और डी गरबा। तो इसका आंसर है डी गरबा। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी तथा मोहिनीअट्टम आदि शास्त्रीय नृत्य है। गरबा गुजरात में प्रचलित एक क्षेत्रीय नृत्य है, लोकल डांस है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा पर्व किसी बड़े व्यक्ति के जन्मदिन के समारोह के रूप में नहीं मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए है नवरोज, बी गुरु नानक जयंती, सी बुद्ध पूर्णिमा और डी है क्रिसमस। तो इसका आंसर है ए नवरोज। नवरोज यहूदियों द्वारा मनाए जाने वाला नव वर्ष का त्यौहार है। यह किसी व्यक्ति के जन्मदिन का समारोह के रूप में नहीं मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जम्मू व कश्मीर की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए है गरबा, बी छऊ, सी चक्री और डी बिहू। तो इसका आंसर है सी चक्री। और
चक्री, रऊफ, हिक्कत, भाखा गीत आदि जम्मू व कश्मीर राज्य की लोकप्रिय नृत्य शैली है। गरबा गुजरात का है, बिहू असम का है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, तमिलनाडु का कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है तेल शोधन, बी एटॉमिक पावर स्टेशन, सी चावल उत्पादन, डी हाइडल पावर स्टेशन। तो इसका आंसर बी है एटॉमिक पावर स्टेशन। तमिलनाडु का कल्पक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 1020 से 1020 मेगावाट की 2 इकाइयाँ कार्यरत हैं। इसको इंदिरा गांधी के नाम से भी जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है टेलीस्कोप, बी माइक्रोस्कोप, सी माइक्रोस्कोप और डी स्टेथोस्कोप। तो इसका आंसर सी है माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोप से हम किसी भी वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप यंत्र का प्रयोग छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का आविष्कार जेनसन ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओटिस नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है टेलीग्राफ, बी है सबमरीन, सी है कंप्यूटर और डी है लिफ्ट। तो इसका आंसर है डी लिफ्ट। आप लोग लिफ्ट में ओटिस नाम सुने होंगे। तो ओटिस का संबंध लिफ्ट से है। ओटिस यूएसए की लिफ्ट बनाने वाली कंपनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, उस रोग का नाम बताएं जिसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना। ऑप्शन है ए एड्स, बी है टिटनेस, सी में है मीजल्स और डी में है टीबी। तो इसका आंसर है एड्स, ए यानी सुरक्षा ही बचाव है। तो एड्स AIDS नामक रोग का अभी तक कोई टीका नहीं बन पाया है। यह वायरस जनित एक रोग है जो मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देता है, यानी इम्यूनिटी को नष्ट कर देता है। और इसलिए बार बार सरकार गवर्नमेंट भी बहुत कैंपेन चला रही है कि आपका सुरक्षा ही आपका बचाव है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित LAN का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, ए में है लैंड एरिया नेटवर्क, बी लोकल एरिया नेटवर्क, सी लोकल एंड नॉन लोकल और डी लैंड एंड नेटवर्क। तो इसका आंसर है बी लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित शब्द LAN का पूरा रूप लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। महाभारत किसने लिखा था? ऑप्शन ए देखिए महर्षि वेद व्यास, बी है कालिदास, सी वाल्मीकि, डी तुलसीदास। इसका आंसर ए महर्षि वेद व्यास। महाभारत की रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकपाल विधेयक से जुड़े प्रसिद्ध कार्यकर्ता का नाम क्या है? ऑप्शन ए मेधा पाटकर, बी अन्ना हजारे, सी सोनिया गांधी और डी बाबा आमटे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अन्ना हजारे। लोकपाल विधेयक को लेकर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन किया था। हाल ही में उनके अथक प्रयास से लोकपाल विधेयक पारित हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय मूल के आचार्य जुबिन मेहता एक डैश हैं। ऑप्शन ए है गायक, बी है चित्रकार, सी संगीतज्ञ और डी कवि। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी संगीतज्ञ। भारतीय मूल के आचार्य जुबिन मेहता एक संगीतकार हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की डल झील के पास कश्मीर ए हिंद नामक एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जिसके कारण वे बेहद चर्चित हुए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चेपॉक स्टेडियम, बी शिवाजी स्टेडियम, सी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और डी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेपॉक स्टेडियम।
चिपॉक स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। इसका अन्य नाम एम.आर. चिदम्बरम स्टेडियम है, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम है। इसका निर्माण वर्ष 1916 में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, दही में मौजूद अम्ल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी सक्सनिक अम्ल और डी है लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर है डी लैक्टिक अम्ल। दही में पाया जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल है और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं, तो ठीक उसी प्रकार लैक्टोमीटर और लैक्टिक एसिड। आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, IST और GMT के बीच समय में कितना का अंतर है? ऑप्शन नंबर ए 5 घंटा, बी 5 घंटा 15 मिनट, सी 5 घंटा 30 मिनट और डी 5 घंटा 45 मिनट। तो इसका ऑप्शन नंबर है, आंसर है इसका सी 5 घंटे 30 मिनट। तो IST अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तथा GMT ग्रीनविच मीन टाइम के बीच 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। GMT 0 डिग्री देशांतर तथा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया का मैदान, बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी इरावती का मैदान और डी टाइग्रिस यूफ्रेटिस का मैदान। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए यमुना, बी नर्मदा, सी सतलज और डी भागीरथी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान राज्य लाभान्वित होंगे। और सरदार जी तो हमेशा नरम ही होते हैं ना, तो सरदार सरोवर बांध अगर कहे तो नर्मदा नदी, सरदार जी क्या होते हैं? नरम होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पूर्वोत्तर भारत की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली क्या है? ऑप्शन ए लाई हारोबा, बी है फरहौन, सी है रूफ और डी है भांगड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है लुई हारोबा। लाई हारोबा पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में प्रचलित नृत्य शैली एवं त्योहार है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, CRIS क्रिस का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है सेंटर फॉर रेलवे इंटरनल सर्विसेज, बी है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सी है सेंटर फॉर रेल एंड इंडियन स्टेशंस, डी है सेंटर फॉर रेलवे इंटरनेशनल सर्विस। तो जो भी रेलवे एम्प्लॉइज होंगे उनको मालूम होना चाहिए ये चीज़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। क्रीस का पूर्ण रूप सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यह भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र संगठन है जो भारतीय रेल के सूचना तकनीकी अनुप्रयोगों का विकास एवं प्रबंध करता है। अभी रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री अभी है अश्विनी वैष्णव। और अभी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो भिक्के यादव यानी विनोद कुमार यादव। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन देखिए, ए है यूपी, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी हरियाणा। तो इसका आंसर है ए यूपी यानी उत्तर प्रदेश। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। यहाँ स्वदेशी डिजाइन, उन्नत वायु युक्त, दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित 235 से 235 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर कार्यरत हैं। अभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनको एक योगी सीएम के रूप में जाना जाता है। यह गोरखपुर से सांसद रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व के निम्नलिखित आश्चर्यों में से एक का नाम बताएं जो आज भी विद्यमान है।
ऑप्शन नंबर ए है पिरामिड ऑफ इजिप्ट, बी कोलोसस ऑफ रोड्स, सी फेरोस ऑफ एलेक्जेंड्रिया, डी ओलंपिया में ज्यूस की प्रतिमा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिरामिड ऑफ इजिप्ट। पिरामिड ऑफ इजिप्ट मिस्र के पिरामिड आज भी विद्यमान है और यहाँ कुल 138 पिरामिड है। ये पिरामिड मिस्र के फराओं यानी राजाओं के हैं। मिस्र के राजाओं को पहले फराओं के नाम से कहा जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आयोडीन की कमी से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, बी में घेंघा, सी एनीमिया, डी रिकेट्स यानी सुखंडी। तो इसका आंसर है बी घेघा। आयोडीन की कमी से घेघा यानी गिल्टेर नामक हीन जानतन्य रोग होता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो हमेशा आयोडीन नमक ही खाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है देवदास के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी विक्रम सेठ, सी मुंशी प्रेमचंद और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वर्ष 1917 में रचित एक उपन्यास है। यह बांग्ला भाषा में है। उनके द्वारा लिखी अन्य पुस्तकें गुद्दाह, चरित्रहीन, जागरण, शेष प्रश्न आदि है। एक देवदास मूवी भी है, अगर आपके पास वक्त हो तो उसे ज़रूर देखिए। उसमें शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या जी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कोर्ट डैश का खेल क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, बी लॉन टेनिस, सी बास्केटबॉल और डी ये सभी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज यानी डी ये सभी, क्योंकि कोर्ट बैडमिंटन भी कोर्ट पे खेला जाता है, बास्केटबॉल भी कोर्ट पे ही खेला जाता है और लॉन टेनिस भी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। ऑप्शन ए फॉरवर्ड, बी कॉर्नर, सी पास और डी पेनाल्टी कॉर्नर। तो इसका आंसर है पेनाल्टी कॉर्नर यानी ऑप्शन नंबर डी। यह हॉकी से जुड़ा हुआ शब्द है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक ओपन विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन ए है कलकत्ता विश्वविद्यालय, बी मुंबई विश्वविद्यालय, सी इग्नू विश्वविद्यालय और डी है नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर है सी इग्नू विश्वविद्यालय। और इग्नू का ही फुल फॉर्म इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय एक ओपन यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 एपी सेंटर शब्द का उपयोग डैश के वर्णन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है समुद्री तरंग, बी सुनामी, सी भूकंप और डी है ग्लेशियर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भूकंप। भूकंप मूल के सबसे नज़दीक भू सतह पर जहां भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है अधिकेंद्र या इपीसेंटर कहलाता है। तो एग्जाम में इपीसेंटर यानी अधिकेंद्र नहीं पूछेगा, इपीसेंटर भी रह सकता है, अधिकेंद्र भी रह सकता है। आपको फोकस करनी होगी कि आपको किस प्रकार इसको रिमेम्बर करनी है। साथियों आशा करती हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।